हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं प्रोफेसर उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक्स कोच एंड एडुकेटर एंड फैसिलिटेटर, और बाकी के सारे डिटेल्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, एक मेथड फॉलो करते हैं, जिससे हम आपको सिखाते हैं, और वो मेथड को बोलते हैं कैंप मेथड। ओके, ये कैंप मेथड आखिर होता क्या है? सी फॉर क्यूरियोसिटी। कोई भी टॉपिक्स हम आपको जब भी सिखाएंगे तो एक क्यूरियोसिटी के साथ सिखाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। सिर्फ थियोरी नहीं, साथ में प्रैक्टिकल भी कवर होगा। सेकंड, एकेडमिक नॉलेज। साथ ही में आपको बोर्ड्स देना है तो सिलेबस में जो भी है वो सब हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज मेमोराइजिंग टेक्निक्स। जैसे कि आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थियोरीज होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो हम आपको टेक्निक्स भी सिखाएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं याद करने के लिए और पेपर में लिखने के लिए। एंड फाइनली पी फॉर प्रेजेंटेशन। एग्जाम में आपको लिखना है, आंसर्स फ्रेम करना है, तो साथ ही में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है उसके भी टेक्निक्स मैं आपको लेक्चर में सिखाऊंगी। तो इस मेथड के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, आखिर में मनी होता क्या है? जब मनी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है वो नोट और कॉइन। लेकिन बहुत साल पहले, राजा महाराजाओं के भी पहले, क्या यही मनी होता था? उस टाइम पे तो गोल्ड और सिल्वर का भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे होता था बार्टर सिस्टम। वो टाइम पे लोगों को कॉइन्स, नोट्स, मेटल, ये सब के बारे में पता ही नहीं था। तो बहुत सालों पहले बार्टर सिस्टम होता था। तो आखिर ये बार्टर सिस्टम होता क्या है और क्यों पहले बार्टर सिस्टम होता था और आज वो सिस्टम को निकाल दिया गया है और आज ये सारे चीज़ों को हम मनी बोलते हैं, जो होता है कॉइन्स, नोट्स। तो पहला सवाल ये होता है कि आखिर बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में आखिर ऐसे क्या डिफ़िकल्टीज थे जिसकी वजह से उस सिस्टम को हमने निकाल दिया और फिर हुआ मनी का इन्वेंशन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर अभी हम करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि बार्टर सिस्टम आखिर होता क्या है। बार्टर का मतलब होता है जहाँ पे अगर हम किसी से गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो सामने वाले को हम पैसे नहीं देंगे, हम गुड्स के साथ गुड्स एक्सचेंज करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्पल है और मुझे ऑरेंज चाहिए, और सामने वाले सेलर के पास ऑरेंज है और उसको एप्पल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ ऑरेंज और एप्पल एक्सचेंज करेंगे। तो वो टाइम पे ट्रांजैक्शंस वैसे होते थे कि गुड्स के साथ गुड्स हम क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे, बिकॉज वो टाइम पे यही सब तो एक्सचेंज किया जाता था। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, ये सब चीज़ों का एक्सचेंज किया जाता था। इसके लिए वो टाइम पे पैसों से ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं जाता था। तो आखिर में ऐसे प्रॉब्लम्स क्या थे बार्टर सिस्टम में कि उस सिस्टम को ही पूरी तरीके से निकाल दिया और फिर मनी का इन्वेंशन धीरे धीरे होने लगा। इन्वेंशन नहीं, इक्वली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मनी का इवोल्यूशन हुआ, बढ़ने लगा। मनी आज क्या है, पहले क्या था। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि बार्टर सिस्टम के ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, lack of common measure of value, lack of standard of deferred payment and finally lack of store of value। ये कुछ डिफ़िकल्टीज है। इस हर एक डिफ़िकल्टी को हम डिटेल में समझेंगे। पहले है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल टॉम है और जेरी है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल टॉम के पास एप्पल है और जेरी के पास बनाना है। ठीक है, जेरी बनाना सेल करता है, टॉम एप्पल सेल करता है। अब टॉम को चाहिए बनाना, तो वो किसके पास जाएगा? वो जेरी के पास जाएगा। जेरी पूछेगा तेरे पास रिटर्न में क्या है देने के लिए? टॉम बोलेगा मेरे पास तो एप्पल है। जेरी बोलेगा मुझे तो एप्पल नहीं चाहिए, मेरे को तो ऑरेंज चाहिए। तो क्या दोनों के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों के वॉन्ट्स ना मैच नहीं हो रहे। कैसे? टॉम को बनाना चाहिए, वो तो उसको जेरी से मिल जाएगा, लेकिन जेरी को बदले में एप्पल नहीं चाहिए।
जेरी को चाहिए ऑरेंज, तो जेरी ऐसे सेलर को ढूंढेगा जो एक्चुअली में ऑरेंज बेचता है, तो उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम। कोइंसिडेंस का मतलब होता है मैच, जब दोनों सेलर के बीच में वांट्स मैच नहीं होते। बट आज के टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। टॉम को बनाना चाहिए, वो पैसे देगा, वो बनाना खरीद सकता है। जेरी को ऑरेंज चाहिए, वो पैसे देगी और ऑरेंज खरीद सकता है। तो ये क्या हो गया, इस प्रॉब्लम को मनी के इन्वेंशन ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो पहला ड्रॉबैक क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जब दो लोगों के बीच में वांट मैच नहीं होते हैं। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। चलो सेम एग्जांपल लेते, बस गुड्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स से टॉम दाल बेचता है अभी, ठीक है, और जेरी ना दूध बेचता है। अब इस एग्जांपल में ये समझ लो कि दोनों के ना वांट्स भी मैच हो रहे हैं, कि टॉम को मिल्क चाहिए, जेरी को दाल चाहिए, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। अब प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों कितना कितना क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि दाल को हम किलो में मेजर करते हैं और मिल्क को हम लोग लीटर्स में मेजर करते हैं। तो कितना क्वांटिटी आप एक दूसरे को दोगे, जेरी कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क देगा टॉम को, और टॉम कितना किलो देगा, बिकॉज 1 किलो में है, बिकॉज सॉलिड की चीज़ें हमेशा किलोग्राम में मेजर की जाती है और लिक्विड की चीज़ें लीटर में मेजर की जाती है। तो वो टाइम पे वो भी प्रॉब्लम होता था कि हम कितना कितना क्वांटिटी एक दूसरे को दे। ऐसा हो सकता है कि चलो दाल, लेट्स से फॉर एग्जांपल जेरी ने दाल जब मिल्क दिया तो 1 लीटर मिल्क दिया और टॉम ने उसको 4 किलो दाल दे दिए। तो क्या ये मेजरमेंट सही है, इसका कुछ आइडिया ही नहीं था वो टाइम पे। लेकिन आज हम इजीली आइडिया निकाल सकते हैं कि 1 लीटर मिल्क का प्राइस इतना है, 1 किलो दाल का प्राइस इतना है। तो ये जो मेजर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम है वो भी मनी ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम होता था बार्टर सिस्टम में, वो था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट को अगर हम हिंदी में बोले तो उधारी, है ना। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, उधारी। जब हम किसी से उधारी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हम कैसे कोई शॉप में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम 1 महीने बाद आपको पे कर देंगे, खाते में लिख दो, तो वो क्या हुआ, वो डेफर्ड पेमेंट हुआ। बट पहले के टाइम पे ना ऐसा नहीं हो पाता था। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने किसी से एक घोड़े का बच्चा लिया, क्योंकि वो टाइम पे एनिमल के ट्रांजैक्शंस भी होते थे। तो लेट्स से आपने घोड़े का बच्चा लिया और आपने बोला फिलहाल के लिए मेरे पास रिटर्न में देने के लिए कुछ नहीं है, 1 महीने बाद यही बच्चा मैं आपको वापस से दे दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, इसकी क्या गारंटी कि 1 महीने बाद वो घोड़े के बच्चे का कंडीशन सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो मर जाए, ऐसा भी हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ऐसा भी हो जाए उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाए। तो इसकी गारंटी नहीं होती थी कि जो आपने उधारी में चीज़ लिया है वो आपको सेम वैसे ही कंडीशन में वापस से आप रिटर्न दे सको। लेकिन आज ये पॉसिबल है। आज आप किसी से पैसा उधारी में ले रहे हो तो चाहे आप 1 साल के लिए लो या 10 साल के लिए भी लो, आप वही सेम पैसा उनको वापस से रीपे करते हो। तो मनी ने ये उधारी वाला सिस्टम भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आज हम इजीली किसी से भी उधारी में गुड्स लेते। आज के टाइम पे तो सारे ट्रांजैक्शन अगर हम बोले तो क्रेडिट बेसिस पे ही होता है। कितने बड़े बड़े जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो उधारी के बेसिस पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया है, ठीक है। और फाइनल प्रॉब्लम था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो गुड्स जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक जो गुड्स होता है, ओके, गुड्स होता है 2 टाइप का। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है पेरिशेबल गुड्स। ये 2 गुड्स में आखिर फर्क क्या है? ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा ये प्रोडक्ट है जो 1 साल से ज़्यादा चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा रहती है। लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना उसकी लाइफ हार्डली 2 दिन या 3 दिन रहते हैं। जैसे कोई भी वेजिटेबल ले लो, फ्रूट्स ले लो, ब्रेड ले लो, है ना, या फिश, ये सब 2-3 दिन में सड़ जाते, खराब हो जाते। तो उस टाइम पे पेरिशेबल गुड्स को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते थे। लेट्स से कि आज मेरे पास अगर कुछ फ्रूट मुझे बेचना है, ठीक है,
और आज एक दिन वो फ्रूट बिका ही नहीं, तो और नेक्स्ट डे तक वो फ्रूट गया, तो वो फ्रूट थोड़ा सा क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम लोग ऐसे चीज़ों को उस टाइम पे स्टोर करके नहीं रख सकते थे, वो खराब हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वो सब अपन स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे गोडाउन, वेयर हाउसिंग, ये सारे सिस्टम आ गए हैं। तो ये कुछ बार्टर सिस्टम के डिफ़िकल्टीज थे, और ये डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किसने किया, मनी ने। मनी आया, मनी का इन्वेंशन हुआ, और इसके वजह से ये सारे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स कवर हो गए, और इसी रीज़न की वजह से बार्टर सिस्टम को पूरी तरीके से हटाना पड़ा। और आज हमारे कंट्री में, या ऐसा भी बोल सकते हो वर्ल्ड में, हम मनी ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफ़िकल्टीज़ का यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि A कैन एक्सचेंज गुड्स विद B ओनली व्हेन A हैज़ व्हाट B वांट्स एंड B हैज़ व्हाट A वांट्स। जब दोनों के वांट्स मैच होंगे तो ही दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। अगर वांट्स मैच नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का पॉइंट था कि वांट्स तो मैच हो गए, लेकिन अभी दोनों की क्वांटिटी जो मेजरमेंट है वही अलग है। 1 किलो में है, 1 लीटर्स में है, तो उनको हम मेजर कैसे करें। ठीक है, तीसरा जो हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, उधारी, इसके बारे में भी पूरा दिया हुआ है। एंड फाइनली आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये 4 मेजर डिफ़िकल्टीज़ हैं, और ये डिफ़िकल्टीज़ को किसने ओवरकम किया, मनी ने। अब मनी ने उसको ओवरकम कैसे किया, क्या किया ऐसा मनी ने जिसके वजह से ये बार्टर सिस्टम के डिफ़िकल्टीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। तो हम वही पढ़ने वाले हैं, मनी के फंक्शन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है ये मनी का एक बेसिक फंक्शन होता है। अगर ये फंक्शन मनी का होता ही नहीं ना, तो बार्टर सिस्टम तो कभी निकलता ही नहीं। मनी के इस फंक्शन के वजह से बार्टर सिस्टम को आज हम पूरी तरीके से निकाल पाए। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन मनी का जो है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज आप कुछ भी प्रेजेंटली कुछ भी आपको खरीदना है, एक ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम का मतलब क्या होता है, जिसके बिना आप आगे काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज़ करना है, सो वी नीड इंटरनेट एंड वाईफाई। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आप ये सब चीज़ें यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो इंटरनेट एंड वाईफाई अपने लिए क्या है, एक मीडियम है इन सब चीज़ों को यूज़ करने का। सेम चीज़ आज मनी एक मीडियम बन चुका है। आज आप कहीं भी जाओ, कुछ भी बाय और सेल करने जाओ, हर एक चीज़ का मीडियम क्या है, पैसा है ना, मनी, वो नोट, कॉइन, जिससे आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। तो मनी से क्या हो गया, वांट मैच का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। आज आपको कुछ भी खरीदना है, आप दुकान में जाओ, आप नोट दो, आपको चीज़ मिल जाएगी। तो सबके वांट्स क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम जो था मेजर ऑफ वैल्यू का, उसको भी मनी ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। कैसे, आज हर एक का एक क्या दे के रखा है, प्राइस। जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में हम क्या बोलेंगे, रुपीज़, है ना, कि इस प्रोडक्ट का इतना रुपीज़ है, इस प्रोडक्ट का इतना रुपीज़ है। लेकिन वैसे ही आप दूसरे कंट्री में जाओगे, यूएस में जाओगे तो वहाँ आप बोलोगे डॉलर, यूके में जाओगे तो वहाँ आप बोलोगे पाउंड्स, है ना। तो ऐसे अलग अलग कंट्री में उनकी खुद की क्या बना दी है, करेंसी, उनकी खुद का एक प्राइस दे दिया है। तो ताकि आप कोई भी यूनिट का सामान खरीदो, चाहे आप लीटर्स वाला सामान खरीदो, चाहे आप किलोग्राम वाला सामान खरीदो, हर एक में आपको प्राइस पे करना है। तो एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम भी जो बार्टर सिस्टम में था, वो मनी ने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। ठीक है, ये तो है कुछ प्राइमरी फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन जो मनी को परफॉर्म करना ही था। प्राइमरी फंक्शन के अलावा मनी ने कुछ एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड, बोलते हैं ना, सेकेंडरी फंक्शन भी चालू किया, जो था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
बाटर सिस्टम में आप उधारी ये सब भी नहीं ले सकते थे, बट आज आप मनी को यूज़ करके क्या कर सकते हो, ईजीली क्रेडिट में उधारी पे सामान ईजीली ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मनी की एक स्टेबिलिटी होती है, जल्दी से कोई भी नोट बंद नहीं हो जाएगा या जल्दी से उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये सब चीज़ों को टाइम लगता है। 25 पैसे और 50 पैसे बंद होने को टाइम लग गया, एकदम जल्दी से ये सब रुपीज़ बंद नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। आज आप मनी को ईजीली स्टोर कर सकते हो, है ना। मनी ऐसा भी नहीं है कि अपने आप खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अपने हाथ से नोट फट सकता है या ख़राब हो सकता है, लेकिन नेचुरली ऐसे ही वो नोट को आप ऐसे ही रखोगे तो वो ख़राब नहीं होगा, उसको आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। तो ये सारे जो बाटर सिस्टम के प्रॉब्लम्स थे ना, ये मनी ने इजीली, मनी के इन्वेंशन से इजीली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, आखिर ये मनी का इन्वेंशन किया किसने। देखो, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ ना, पहले बाटर सिस्टम होता था, बाटर सिस्टम में प्रॉब्लम्स दिखने लगी तो धीरे धीरे हम लोग है ना कमोडिटीज़ को मनी ट्रीट करने लगे। कमोडिटीज़ का मतलब होता है शेल, हाथी का दांत, एनिमल टस्क हो गया, एनिमल स्किन हो गया, हम है ना ये सब चीज़ों को मनी ट्रीट करते थे। कि आप कोई भी रीजन में जाओगे, समझो आप एक रीजन में गए, वहाँ पे शेल्स होना चाहिए आपके पास अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, लेकिन वो भी प्रॉब्लम था क्योंकि हर एक रीजन में अलग अलग कमोडिटी को मनी बना के रखा था, फिर उसको भी निकाल दिया। फिर आया मेटल का ज़माना, जहाँ पे राजा महाराजाओं का टाइम था, जहाँ पे माइनिंग की जाती थी और गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें माइनिंग से निकाला जाता था। तो उससे क्या, फिर गोल्ड और सिल्वर को हम मनी बना दिए कि हाँ, कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है आपको गोल्ड और सिल्वर देना पड़ेगा। फिर आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स लोग आए, अपने कंट्री से बहुत सारे रिसोर्सेज, मेटल्स सब लेके चले गए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का टाइम आया, अब अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला और एक गवर्नमेंट बनी, ओके। अब गवर्नमेंट ने जब कॉइन्स निकाला तो अब हम जो कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं वो है चीप मेटल का कॉइन, जो कॉपर, एल्यूमिनियम, इन मेटल से बनता है। फ़िलहाल के लिए गोल्ड कॉइन्स को हम मनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर मनी का मतलब, एक सिंपल डेफिनेशन में मनी का मतलब ये होता है जिसको गवर्नमेंट ने लीगल बोला हुआ है कि आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, आपको अगर कुछ भी खरीदना है, बेचना है, तो इसको आपको मनी समझना है, ये नोट को आपको मनी समझना है, ये कॉइन को आपको मनी समझना है, ठीक है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मनी, जिसको हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट परमिशन दे देती है कि इस चीज़ को हम आज से क्या करेंगे, मनी ट्रीट करेंगे। फिर धीरे धीरे मनी का एवोल्यूशन हुआ, फिर कॉइन आया, नोट आया, उसके बाद आपको पता ही है बैंक्स बनने लगे बहुत सारे, तो बैंक, चेक, ये सब निकालने लगा। फिर आया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आज जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे। क्यों ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब को परमिशन दी गई है कि हाँ, हम इनसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं क्योंकि अपने कंट्री में गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मनी का, और मनी का मतलब हमने सीखा है, और यहाँ पे मनी का इनके फंक्शंस के एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है फॉर 4 मार्क्स कि हाउ मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ओके। इसका आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आंसर आपको ऐसे ही प्रेजेंट करके लिखना है। आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। तो ये सब पॉइंट्स से, जैसे मनी के आपको बस फंक्शंस लिखने हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के वजह से, स्टोर ऑफ वैल्यू के वजह से, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के वजह से, ये कुछ 2-3 रीजंस के वजह से मनी ने बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। और आज हमारे सिस्टम में जो मनी चल रहा है वो गवर्नमेंट अप्रूवल मनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यही चीज़ है कि अभी अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ अप्रूव की है एज अ मनी, तो हम उसको बोलेंगे क्या, यस, उसको हम बोलेंगे लीगल टेंडर मनी, ओके। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम, लीगल टेंडर मनी।
लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि फिलहाल के लिए कंट्री ने उस चीज़ को एक अप्रूवल दे के रखा है कि अभी से हम इस चीज़ को मनी बनाएंगे। कुछ भी खरीदना होगा, कुछ भी बेचना होगा, ये नोट हमारे लिए क्या होगा, एक ज़रिया। समझ में आया? जैसे पहले 2000 का जो नोट होता था वो एक ज़रिया था जिससे हम खरीद सकते थे, बेचते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो नोट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जैसे ही नोट बंद हो गया तो वो अभी हमारे लिए लीगल टेंडर मनी नहीं है। ठीक है, लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके रखा है कि दिस इज़ मनी इन आवर कंट्री, करेंसी, नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लीगल टेंडर मनी का मतलब लिखा हुआ है, मनी इज वॉट द लॉ सेज इज मनी। समझा? मनी मतलब कुछ ऐसा इसका कोई एक फर्म डेफिनेशन नहीं है। जो लॉ ने बोला है ना कि ये मनी है, बस वही मनी है। लॉ मतलब कंट्री की गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि ये मनी रहेगा अब से, तो इसको हम मनी ट्रीट करेंगे और इसी से ही हम बाय और सेल करेंगे। ठीक है, सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी। ठीक है, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशंस इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। ठीक है, और लीगल टेंडर मनी के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, जहाँ पे गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है कि इतना ही क्वांटिटी ऑफ नोट्स बनेंगे, और अनलिमिटेड में कितना भी अपन क्वांटिटी का ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना कुछ लीगल टेंडर मनी का मतलब। लेकिन जैसे लीगल टेंडर होता है वैसे ही नॉन लीगल टेंडर भी होता है। ठीक है, नॉन लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि जिसको गवर्नमेंट ने बोला नहीं है कि इसको मनी, ऑफिशियली नहीं बोला है, लेकिन वो मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब नोट के बिहाफ पे और कॉइन के बिहाफ पे हम वो चीज़ों को यूज़ कर सकते एज अ मनी। कोई एग्जाम्पल आ रहा है आप लोग के दिमाग में कि क्या हो सकता है नॉन लीगल टेंडर जिसको हम मनी के बिहाफ में यूज़ कर सकते हैं या मनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर है यस, चेक। है ना, बैंक जो हमें चेक प्रोवाइड कर रही है वो चेक एक्चुअली में लीगल मनी नहीं है। वो चेक सिर्फ मनी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, आप पैसों की जगह पे वो चेक के थ्रू क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। तो वही नॉन लीगल टेंडर होता है। देखो, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको आज चेक दे रही हूँ एज अ पेमेंट। ठीक है, मुझे आपको कुछ पेमेंट करना है, मैंने आपको चेक दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप चेक के लिए हाँ ही बोलोगे। आप चेक के लिए मुझे ना भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कोई एक ऑफिशियल मनी नहीं है। लेकिन चेक की जगह पे अगर मैं आपको नोट दूंगी तो नोट को आप ना नहीं बोलोगे, क्योंकि नोट एक ऑफिशियल मनी है जिसको गवर्नमेंट ने मनी एक दे के रखा है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा देखिए, ये आपको आ सकता है कि नॉन लीगल टेंडर के एग्जाम्पल्स क्या है। तो इसके एग्जाम्पल्स है चेक, बैंक ड्राफ्ट, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारे जो है ना, ये एक्चुअली में लीगल मनी नहीं है, बट ये मनी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि दीज आर मनी। ठीक है, और नेक्स्ट जो मनी होता है वो होता है बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते हो और बैंक के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पैसा, और बैंक फिर हमें क्या देती है, चेक देती है, डेबिट कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड देती है। मतलब बैंक मनी का मतलब क्या हुआ कि वो पैसा हमारे हाथ में नहीं है, पैसा हमने बैंक को दे दिया है, और बैंक हमें उसकी जगह पे क्या दे देगी, चेक, कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करो आप चेक से करो। ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको चेक से करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो बैंक मनी देखिए, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, हम आगे के लेक्चर्स में इसको सीखेंगे कि बैंक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स आर रीपेएबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ
कि मैंने अपना पैसा बैंक में जमा किया तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल तक 2 साल तक मैं वो पैसे नहीं मांग सकती। वो मेरा पैसा है तो मैं बैंक में जाके कभी भी वो पैसे को डिमांड कर सकती हूँ। इसके लिए बैंक के पास बस वो पैसा, बैंक हमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपका पैसा हमारे पास क्या है, सेफ है, ठीक है। और कौन से बैंक्स करते हैं ये सब? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स होते क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती क्या है, ये सब के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। द डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट टू मेक पेमेंट। और अगर किसी ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, ठीक है, और उनको कुछ ट्रांजैक्शंस करने हैं तो बैंक ने उनको चेक की फैसिलिटी दे के रखी है कि आपको कैश निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक में अकाउंट नंबर लिख दो, सब कर दो, आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि कैश आपको बैंक से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ऐसा बैंक करती है, क्यों बैंक आपको इतना प्रमोट कर रही है कि आप अपना पैसा बैंक में जमा करके रखो, पैसे निकालो मत। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजंस है जो हम आगे के मनी एंड बैंकिंग के लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। सो आज हमने सीखा बेसिक मतलब मनी का, कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के डिफ़िकल्टीज़ क्या थे, और मनी ने वो बार्टर सिस्टम के डिफ़िकल्टीज़ को कैसे ओवरकम किया। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया तो हमारा ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल एडुवेदा 11th 12th कॉमर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।